गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं अजय कुमार जिला शिक्षा विभाग गोपालगंज की ओर से आपका स्वागत करता हूं एक नए चैप्टर के साथ। फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक कहते हैं, रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। और ये कई मायनों में इम्पोर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव तो आता ही है, 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन यहाँ से आता है। कुछ न्यूमेरिकल अगर पूछना हो तो यहाँ से फॉर्मूला बहुत सारा आता है, तो यहाँ भी न्यूमेरिकल टाइप का सवाल यहाँ से पूछा जाता है। इसके अलावा एक 5 मार्क्स का सवाल भी यहाँ से बन जाता है। तो कहने का ये मतलब है कि आप ये फिजिकल केमिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर इसको मान सकते हैं। और इसका कंसेप्ट भी उतना बहुत ईजी है। आप अगर ध्यान से समझेंगे तो थोड़ा थोड़ा कैलकुलेटिव है, थोड़ा मैथ से रिलेटेड है। आप मैथ में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जैसे पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा उसी का एकदम बेसिक फार्मूला यूज करके यहाँ पे फार्मूला ड्राइव किया जाएगा। और इसके बाद इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो कई प्रकार की हो सकती हैं। उनमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन कितने होते हैं, और उनकी जो वेग है यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो बनता है तो कितने समय में बनेगा, यानी बेसिकली उसकी रेट के बारे में, वेग के बारे में चर्चा किया जाएगा कि वेग क्या होता है, कैसे कौन कौन से वेग होते हैं। और उससे रिलेटेड हम लोग आगे भी फॉर्मूला पढ़ेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, कितने ऑर्डर का रिएक्शन है, फिर मोलिकुलरिटी पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है, इंटीग्रेटेड इक्वेशन पढ़ेंगे, किसी भी रेट लॉ पढ़ेंगे इसके अंदर। उसके बाद आप इसमें हाफ लाइफ टाइम पढ़ेंगे, अर्ध आयुकाल। ये फिजिक्स का भी टॉपिक है लेकिन केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं हम लोग कि किसी भी रिएक्शन का अर्ध आयुकाल कितना होगा, यानी आधा कितने देर में वो रिएक्शन करेगा। इस तरह के से सवाल बनता है। दूसरा एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि अभी तक हम लोग सीख रहे थे, अभी तक जब आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो आपको बार बार रिएक्शन बताया जाता था कि एक रिएक्टेंट है वो रिएक्शन करता है और प्रोडक्ट बनाता है। लेकिन यहाँ आपको एक संघटक का यानी कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन के बारे में, कोलिजन थ्योरी ऑफ एटम्स के बारे में बताएंगे कि जो रिएक्टेंट होते हैं ना वो एक्चुअली में दो थ्योरी यहाँ से चल रहा है। एक कहा जा रहा है कि रिएक्शन कर रहा है और एक कहा जा रहा है कि टक्कर होता है, यानी जो प्रोडक्ट बनता है, उत्पाद बनता है, वो अभिकारकों के आपस में टकराने के कारण से होता है। ठीक है, इफेक्टिव कोलिजन होता है, जिस वजह से उत्पाद बनता है। तो एक ये भी थ्योरी यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। उसके अलावा हम देखेंगे कैटलिस्ट का यहाँ पर रोल देखेंगे कि जो कैटलिस्ट होता है जिसको उत्प्रेरक कहते हैं, उसके कारण से अभिक्रिया किस तरीका से जो होता है उसकी जो दर है वो बढ़ जाती है, रेट बढ़ जाती है। और कैटलिस्ट, कई कैटलिस्ट ऐसे भी होते हैं जो रेट को घटा देते हैं, है ना। तो कैटलिस्ट का भी यहाँ पर रोल होगा, वो हम लोग यहाँ पर सीखेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे, कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो एक नॉर्मल सा चैप्टर है, अच्छे से चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नाम है इसका क्या? केमिकल काइनेटिक, रासायनिक बल गतिकी। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं इसमें जाहिर सी बात है बल लिखा हुआ है, रासायनिक बल गतिकी कहा जा रहा है। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, इस तरीका से है। ठीक है ना। अब रासायनिक बल गति में क्या क्या पढ़ना है वो तो हम बता ही चुके हैं। शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन से कि रिएक्शन की जो टाइप्स होती हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ये हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। अभिक्रिया के प्रकार, तो अभिक्रिया बेसिकली हम लोग 3 प्रकार के मान के चलते हैं कि 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। अभिक्रिया कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से होंगे? तो एक होगा फास्ट रिएक्शन, है ना, जो बहुत तेजी से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है ना। और दूसरा होगा आपका स्लो रिएक्शन, जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है लेकिन बनने में काफी समय लगता है, जैसे जंग वगैरह लगना। ठीक है ना। और तीसरा होता है मॉडरेट रिएक्शन, जिसको मध्यम अभिक्रिया कहते हैं, जो ना तो बहुत तेजी से होता है और ना ही बहुत स्लो होता है। तो बेसिकली 3 प्रकार के हम अभिक्रिया देख लिए। एसिड बेस का जो रिएक्शन होता है वो बहुत फास्ट होता है, तो वो फास्ट रिएक्शन हो गया। ठीक है। और जो स्लो रिएक्शन हो गया, जैसे जंग लगना हम बता रहे हैं, तो इस तरह के जो अभिक्रिया होती है जिसमें प्रोडक्ट बनने में बहुत टाइम लगता है, तो उसको स्लो रिएक्शन कहते हैं। और एक होता है आपका मॉडरेट रिएक्शन, या उसको मध्यम रिएक्शन कहते हैं, जो ना तो फास्ट होगा ना तो स्लो होगा, बीच में कहीं पे होगा। तो इस चैप्टर में जो चर्चा किया जाएगा, जिसके बारे में आप पढ़ेंगे, ये सारी थ्योरी पढ़ेंगे, वो ना तो फास्ट रिएक्शन के लिए पढ़ पाएंगे ना स्लो रिएक्शन के पढ़ेंगे। तो जो भी चर्चा होगी इस चैप्टर में, जो रिएक्शन होगा वो मॉडरेट रिएक्शन होगा, मध्यम मध्यम रिएक्शन होगा। क्लियर है? क्यों ऐसा होता है? हम फास्ट रिएक्शन को लेकर अगर हम ये कंसेप्ट पढ़ें, ये सारी थ्योरी पढ़ें, उसका रेट, ऑर्डर, तो क्या गड़बड़ी होगा। जैसे मान लीजिए आपके घर में एक गेस्ट आए हैं, ठीक है, अनजान, आपको पता नहीं है, अचानक से कोई आया, आप नहीं पहचानते हैं, वो आया, हाय हेलो किया और तुरंत निकल गया,
तो आपसे आपका दोस्त पूछेगा कि आपके घर कौन आया था, वो कहाँ से थे, क्या करते हैं, कौन कौन उनके घर है, तो जितनी भी पूछना चाहेगा सवाल, उसकी जवाब आप नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि वो इतना जल्दी आए और इतना जल्दी चले गए कि आप उनके बारे में जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाए। तो ये ठीक नहीं रहा आपके लिए। दूसरा, एक गेस्ट ऐसा आया, एक मेहमान ऐसा आया जो मतलब बहुत दिन तक रह गया आपके घर, और वो एक एक बार में सब बात नहीं बोलता है, धीरे धीरे करके एक एक बात बताता है। जैसे आज कुछ बता दिया कि हाँ हमारा घर यहाँ है, फिर 2 दिन बाद बता रहा है कि हाँ हम शादीशुदा हैं, फिर 4 दिन बाद बता रहा है कि हाँ मेरे 2 बच्चे हैं। तो आप उसके बारे में जो जानकारी है वो धीरे धीरे मिल रही है। तो अगर आपका दोस्त कुछ पूछेगा तो आप नहीं बता पाइएगा, उसके सारे सवाल का जवाब नहीं दे पाइएगा, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है, क्योंकि आपको जो जानकारी देने वाला इंसान है वो धीरे धीरे दे रहा है। तो ये दोनों ही स्थिति में आप जानकारी इकट्ठा करने में सही तरीके से कामयाब नहीं हुए। तो एक ऐसा गेस्ट जो आया, आराम से चाय पिया, अपने बारे में बताया, घंटा 2 घंटा रुका, सब कुछ कन्वर्सेशन हो गया, बातचीत हो गया, फिर वो चला गया, तो उस स्थिति में आप सारी जानकारी बहुत कम समय में ले लिए। तो इस तरह से उसके बारे में कोई पूछेगा तो आप आसानी से बता देंगे। वही तर्ज पे, उसी तर्ज पे आप रिएक्शन के बारे में सोचिए। तो जो फास्ट रिएक्शन होते हैं, ठीक है, जो फास्ट रिएक्शन होते हैं, तीव्र अभिक्रिया होती है, वो इतना जल्दी हो जाता है। अम्ल और क्षार का अभिक्रिया दिया है, जैसे HCl और NaOH का है, आप देख सकते हैं, ठीक है, ये अम्ल है और ये क्षार है, ठीक है ना। जिसमें भी OH लगा रहता है ना, वो जनरली क्षार हो जाता है, ठीक है ना। और जिसमें हाइड्रोजन रहता है वो क्या होता है, अम्ल होता है। अभी के लिए ऐसे समझिए, हालांकि आप क्लास 11th में पढ़ कर आए हैं अम्ल और क्षार का अभिक्रिया, है ना, क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। तो हम अम्ल और क्षार नहीं बता रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि अम्ल और क्षार का अभिक्रिया जो होती है वो बहुत फास्ट अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो ये फास्ट रिएक्शन हो गया जो हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे इस चैप्टर में। स्लो रिएक्शन क्या हो जाएगा, बहुत ही धीमी गति से होगा, जैसे लोहे पर जंग लगना। ये बहुत एक दिन में जंग नहीं लगता है, कुछ समय लग जाता है ना। बरसात के समय में पानी जहाँ पे लगा रहेगा तो वहां लोहे में धीरे धीरे क्या होता है, जंग लगता है। और तीसरा जो होता है, जो हमें पढ़ना है, उसका नाम है मॉडरेट रिएक्शन, मध्यम अभिक्रिया कहते हैं। और जैसे हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर कहते हैं, ग्लूकोज का हाइड्रोलाइसिस हो गया, सुक्रोज का हो गया, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो इनका क्या होता है, अपघटन होता है। सुक्रोज, ग्लूकोज ये जब जल में डाला जाता है तो ये टूटते हैं, है ना। तो उस स्थिति में हम क्या कहते हैं उसको, मध्यम, ना तो ज्यादा फास्ट ना तो ज्यादा स्लो, ठीक है ना। आपको उदाहरण नहीं याद रखना है, बस ये एक आपको भूमिका बांधा जा रहा है कि इस चैप्टर को शुरुआत कैसे करें। तो ये शुरुआत में ही आपको बताया गया है। हालांकि आप ये ना भी याद रखें तो काम चलेगा, क्योंकि जब भी हम पढ़ाएंगे वहां ये चर्चा नहीं होगा कि ये फास्ट रिएक्शन है, ये स्लो रिएक्शन है, या ये मॉडरेट रिएक्शन है। हाँ, लेकिन आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि जो भी हम इस चैप्टर में बात करेंगे वो सारे के सारे क्या होगा, तो आप कह सकते हैं वो सारे के सारे होगा आपका मॉडरेट रिएक्शन होगा। क्या होगा, मॉडरेट रिएक्शन। अब आता है हमारे काम का चीज, अब यहां से शुरू होता है, जो कि आपको एग्जाम में पूछा भी जाता है, 2 नंबर के लिए पूछा जाता है कि किसे कहते हैं अभिक्रिया की दर। तो अभिक्रिया की दर कहेगा या अभिक्रिया की क्या कहेगा, वेग कहेगा, ठीक है। तो अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया की वेग, याद रखिएगा ये दोनों ही शब्द कहा जा सकता है, एक ही बात को रिप्रेजेंट करता है। तो वेग या दर क्या है, जैसे मान लीजिए आप चलते हैं, आप घर से विद्यालय आते हैं, तो कई बार आपने देखा होगा कि कोई छोटे छोटे बच्चे आपके साथ आ रहे हैं, वो धीरे चल रहे हैं, और कोई कोई होते हैं जो क्या होता है बहुत तेजी से निकल जा रहे हैं पैदल ही चलते में। तो पैदल कोई तेजी से चलता है, कोई धीरे चलता है, कोई बीच में चलता है, ठीक है। तो आप एक जगह से दूसरे जगह जब चलते हैं, जाते हैं, तो आपका वहां पर वेग आ जाता है, स्थान परिवर्तन जो होता है समय के साथ, तो उसे हम वेग के रूप में कहते हैं। आप पढ़े होंगे, फिजिक्स में ही पढ़े होंगे, वही चीज यहाँ पर भी है, लेकिन इसको हम केमिस्ट्री के नजरिए से देखते हैं कि दर या वेग क्या है, हम समझते हैं, ठीक है ना। इसके लिए कुछ बेसिक बातें आप समझ लीजिए, इस चैप्टर में बार बार जरूरत पड़ेगा, तो इसके लिए आप अच्छे से समझ लीजिए। मान लीजिए एक रिएक्टेंट होता है ना, रिएक्शन को जब भी दर्शाते हैं तो ये इस तरीका से दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरफ हो गया रिएक्टेंट जो अभिकारक है, हिंदी में कहते हैं, R माने रिएक्टेंट, अब P का मतलब प्रोडक्ट यानी उत्पाद हो गया, ठीक है ना। तो ये R रिएक्टेंट अभिक्रिया करेगा और ये बन जाएगा उत्पाद में, कुछ समय के बाद बदल जाएगा। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया रिएक्टेंट और ये हो गया प्रोडक्ट।
ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग जब भी इस चैप्टर में लिखेंगे तो इस तरीका से कुछ टर्म लिखेंगे, जैसे t इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसे लिखेंगे t इक्वल टू 2 सेकेंड लिखेंगे ऐसे, ठीक है, t इक्वल टू 4 सेकेंड ऐसे लिखेंगे। इसका क्या मतलब होता है ये थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं, ठीक है ना। ऐसे लिखा रहेगा, t का मतलब समय होता है, t का मतलब समय। तो t इक्वल टू 0 का वो समय होता है जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुआ है ना। जैसे आपके घर में चाय बनाना है, ठीक है ना, पापा ने बोला चाय बनाओ, लेकिन आपके घर में अभी दूध नहीं आया, दूध अभी दुकान पर है, लाने जाना है, ठीक है ना। चाय पत्ती अलग डब्बा में है, चीनी अलग डब्बा पे है, मम्मी अभी उधर कहीं गई है, मान लीजिए नहीं है, अभी उपलब्ध नहीं है, चाय बनाने वाले जो इंसान है वो अभी है ही नहीं, और पापा ने बोल दिया चाय बनाओ। क्या चाय बन गया बोलते हुए? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी जो भी सामान है वो अलग अलग जगहों पर है, उन्हें इकट्ठा करना होगा, फिर बनाना पड़ेगा। तो उस स्थिति को हम t इक्वल टू 0 कहेंगे। तो t इक्वल टू 0 का मतलब अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है तो रिएक्टेंट तो रहेगा, याद रखिएगा, रिएक्टेंट तो रहेगा, लेकिन क्या नहीं रहेगा? प्रोडक्ट नहीं होगा, उत्पाद नहीं बनेगा। यानी चाय पत्ती अलग है, चीनी अलग है, दूध, ये सब चीजें तो है, लेकिन चाय नहीं बना है ना। यानी चीनी, चाय पत्ती, दूध, ये सब जो चीजें हो गई, हम समझने के लिए ऐसे बता रहे हैं आपको कि ये सब चीजें हो गई रिएक्टेंट, लेकिन चाय जो बनेगा उसको बोलेंगे प्रोडक्ट। तो t इक्वल टू 0 पर जो चाय होता है यानी जो प्रोडक्ट होता है उसकी मात्रा कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये बार बार हम लोग लिखेंगे। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब रिएक्टेंट जो होता है ये तो है, ये तो इसकी कुछ सांद्रता रहेगा, सांद्रता यहाँ पर क्या, कुछ ना कुछ इसकी सांद्रता रहेगा। तो सांद्रता जो रहेगा उसको हम लिख देते हैं। अब मान लीजिए ये जो रिएक्टेंट था, ये मान लीजिए समझने के लिए इसकी सांद्रता यानी इसकी संख्या 10 है। कब? t इक्वल टू 0, अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ, तो रिएक्टेंट की संख्या 10 है, प्रोडक्ट की संख्या 0 है। अब रिएक्शन शुरू हो गया, अब रिएक्टेंट शुरू हो गया, यानी चाय बनाने वाले आदमी आए, गैस ऑन किए और चाय बनाना शुरू किए, धीरे धीरे अब चाय बनना शुरू हुआ, ठीक है। 2 सेकंड के बाद आप देखेंगे तो जो चाय पत्ती है वो चाय बदलना शुरू हो गया, कलर चेंज किया, चीनी पिघलना शुरू हो गया, यानी धीरे धीरे चाय का रूप लेना शुरू कर दिया। आप ऐसे समझिए। तो t इक्वल टू समय वह है जब रिएक्टेंट जो है ये जो 10 है वो धीरे धीरे बदलना शुरू हो गया, किसमें? प्रोडक्ट में, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि इसमें से 3 कम हो गया तो यहाँ 7 बनेगा, और जो 3 कम हुआ वो यहाँ चला गया, किसमें? प्रोडक्ट में। किसी भी समय जोड़ेंगे ना तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो संख्या होगा यानी सांद्रता वो जोड़ेंगे तो स्थिर रहेगा, ऐसे समझिए। मान लीजिए 4 सेकंड के बाद, अब चाय बनाने वाले आदमी बना रहे हैं, अब 4 सेकंड के बाद चेक करेंगे तो जो रिएक्टेंट है यानी जो चीनी का दाना है वो आधा पिघल गया, मान लीजिए ऐसे, है ना, चाय पत्ती आधा घुल गया। तो मान लीजिए कि ये जो 7 है वो घट कर 5 हो गया। कितना यहाँ से घटा है? मान लीजिए ये 5 हो गया, तो ये कितना हो गया? मान लीजिए यहाँ से यहाँ 2 घटा है, तो यहाँ से यहाँ 2 बढ़ेगा, याद रखिएगा, ये बढ़ेगा और ये घटेगा। रिएक्टेंट 2 घट गया तो प्रोडक्ट 2 बढ़ेगा, तो कितना होगा? 5। 5 और 5 जोड़ेंगे 10, शुरू में भी 10 था, ठीक है। अब फाइनल रिएक्शन मतलब अंतिम, लास्ट, खत्म हो गया, चाय बन गया। तो जब चाय बन गया तो न चीनी का दाना दिखेगा, न चाय पत्ती गोटा दिखेगा, सब बदल गया, तो ये 0 हो जाएगा और ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें? प्रोडक्ट में। हम एक बेसिक चीज बताए हैं कि इस चैप्टर में ये चर्चाएं बार बार होगी, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, तो आपको समझ में आएगा वेग, दर, या जो भी इस चैप्टर का कंसेप्ट है वो समझ में आएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल से हमने समझाने की कोशिश किया। t इक्वल टू 0 का मतलब अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ, और ये जितने भी टाइम लिखा गया है वो बीच में है, रिएक्शन हो रहा है उसी दौरान की चर्चा हो रही है। जैसे आप स्कूल जा रहे हैं, घर से निकले, अभी घर पे हैं, तो आप एकदम अस्थिर बैठे हैं, अभी कुर्सी पे भी टाइम नहीं हुआ है, तो t इक्वल टू 0 हो गया, आप चलना शुरू किए, अब स्कूल की तरफ जा रहे हैं, तो जैसे घर से निकलते हैं स्कूल नहीं पहुंचते हैं, सड़क पर जाते हैं, फिर चलते हुए कहाँ जाते हैं? विद्यालय में। तो इतने देर जो जा रहे हैं ना, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 1 मिनट, 10 मिनट, ये सब समय क्या हो गया? अभिक्रिया का बीच का दौर है, और आखिरी में उसका अभिक्रिया समाप्त होगा। जब अभिक्रिया समाप्त होगा तब रिएक्टेंट की सांद्रता यानी संख्या 0 हो जाएगी, और जितना भी रिएक्टेंट रहेगा वो सारा का सारा बदल जाएगा, किसमें? प्रोडक्ट में। यहां तक आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम लोग चर्चा करते हैं कि इस अभिक्रिया का दर किसे कहेंगे, या इसी को हम वेग किसे कहेंगे, और इंग्लिश में इसको हम रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेट। तो किसी रिएक्शन का जो रेट होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना।
पहले परिभाषा समझ लीजिए। हालांकि परिभाषा इसी से बना हुआ है कि किसी भी अभिक्रिया में, ठीक है ना, किसी भी अभिक्रिया के अंदर अगर हम बात करें तो ये समय जैसे जैसे बीतता है तो ये देखा जाता है कि जो अभिकारक होती है उसकी सांद्रता समय के साथ घटते 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 जीरो, और जो उत्पाद होती है इसकी सांद्रता समय के साथ बढ़ते 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 मैक्सिमम हो जाएगा। यानी जैसे जैसे समय बीतेगा रिएक्टेंट की संख्या घटेगी और प्रोडक्ट की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। ये तो क्लियर हो गया। धीरे धीरे जब ये खत्म हो जाएगा तो ये पूरा बन जाएगा, कहानी यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो आप समझ गए, क्या बातें समझे कि जो रिएक्टेंट होती है उसकी सांद्रता समय के साथ घटती है और प्रोडक्ट की सांद्रता बढ़ती है। बस खेला यहीं पर है, ठीक है। क्या खेला है आप समझिए, ठीक है ना, कि ये मान लीजिए कि t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 सेकेंड, मतलब यहां से यहां कितना समय हो गया, तो कहिएगा सर 2 सेकेंड हुआ। 2 सेकेंड कैसे हुआ, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो 2 माइनस 0 करेंगे तो क्या आएगा 2, तो इसको हम डेल्टा लिखते हैं, ठीक है ना। डेल्टा मतलब समय का अंतराल हो गया, ठीक है ना। इसके बीच की समय अंतराल कितना है, 2 सेकेंड। यहां भी हालांकि 2 ही सेकेंड है, कहीं पे भी देख रहे हैं 2 है, किसी किसी में अलग लिखे रहते तो अलग हो सकता था, घटा कर देख लीजिएगा। यहां और यहां के बीच में कहेंगे तो देखिए 4 है 6 है, घटेगा तो 2 सेकेंड आएगा। तो कहने का ये मतलब है कि 2 सेकेंड हुआ, समय कितना हुआ, 2 हुआ। अब आप रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन को चेक कीजिए। ये है रिएक्टेंट, उसी समय में हम ले रहे हैं, और ये है आपका प्रोडक्ट है। क्लियर है। रिएक्टेंट की सांद्रता कितना घट गया, तो कहिएगा 7। ये फाइनल, इसमें से इसको घटाया जाता है, इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है ना। तो जो रिएक्टेंट की सांद्रता है, सांद्रता का इस चैप्टर में से स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है ना। पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे रिएक्टेंट की सांद्रता, जो भी नाम रहेगा, जैसे आर है आर की सांद्रता, ए रहेगा ए की सांद्रता, ठीक है ना। इसको भी हम डेल्टा लिखेंगे। डेल्टा का मतलब परिवर्तन होता है, डेल्टा का मतलब परिवर्तन होता है। ये हमेशा फाइनल में से इनिशियल घटाइएगा, तो 7 में से कितना घटेगा, 10, कितना आएगा, -3 आएगा। अगर हम उसी समय में यही 2 सेकेंड के अंदर प्रोडक्ट का निकालना चाहें, पी का, तो ये भी आपको निकल कर आएगा, इसकी सांद्रता में परिवर्तन निकल कर आएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो 3 माइनस 0 बराबर 3 आएगा, है ना। ये हमेशा बराबर ही आएगा, अंतर एक में माइनस आएगा एक में प्लस आएगा। क्यों, क्योंकि ये घट रहा है तो इसका घट रहा है इसलिए माइनस होगा, ये बढ़ रहा है इसलिए प्लस होगा। क्लियर है। तो अगर हम बात करें कि जो रिएक्टेंट है इसकी सांद्रता 2 सेकेंड में कितना चेंज हुआ, तो कहिएगा सर 3 चेंज हुआ। रिएक्टेंट का घट गया, प्रोडक्ट का बढ़ गया, माइनस प्लस का यही मतलब है। यहाँ प्लस आया है मतलब बढ़ रहा है, और ये घट रहा है मतलब माइनस लगेगा। क्लियर है। 2 सेकेंड में कितना चेंज हुआ, 3, है ना। क्या, सांद्रता अभिकारक की या उत्पाद की, दोनों का बराबर ही होगा, क्योंकि हमने बताया है जितना कम होता है उतना ही बढ़ता है, कभी ज्यादा और कम नहीं होगा, बराबर होगा। तो हम कहेंगे कि जो अभिकारक है किसी अभिक्रिया में, अभिकारक की जो सांद्रता है, अभिकारक की सांद्रता ये 2 सेकेंड के अंदर कितना घट गया, 3। तो 2 सेकेंड में घटा है कितना, 3। 1 सेकेंड में कितना घटेगा, 3/2। ये हम भाग कर देते हैं, 2 सेकेंड में 3 है तो 1 सेकेंड में ये ले जाकर इधर भाग कर देंगे, तो इतनी सांद्रता में परिवर्तन हुआ। कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड के अंदर। 1 सेकेंड को हम एकांक समय कहेंगे। क्या कहेंगे, एकांक समय कहेंगे, क्योंकि समय हम सेकेंड में भी मापते हैं, मिनट में भी मापते हैं, घंटा, दिन, वर्ष, सप्ताह, बहुत सारा होता है। तो इसीलिए हम सेकेंड ना करके क्या कहेंगे, एकांक समय में। क्या कहेंगे, एकांक समय में। और ये क्या है, सांद्रता में परिवर्तन है। किसका, या तो अभिकारक का या तो उत्पाद का, या तो अभिकारक का या तो उत्पाद का। एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, अभिक्रिया का दर कहते हैं या वेग कहते हैं। एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद, यहाँ है ये परिभाषा है, आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा, कॉपी में इसको नोट डाउन करते चलिएगा कि अभिक्रिया की दर क्या है। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है 2 नंबर में। आप ये वाला लाइन लिख लीजिएगा, बढ़िया से याद कर लीजिएगा कि एकांक समय में अभिकारक यानी रिएक्टेंट या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होगा उसी को क्या कहते हैं, अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया का दर कहते हैं। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रेट कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या हुआ परिभाषा,
कि किसी अभिकारक किसी भी रिएक्शन के लिए, याद रखिएगा, किसी भी रिएक्शन में जैसे जैसे रिएक्शन होता है अभिकारक की सांद्रता घटती है और प्रोडक्ट की सांद्रता बढ़ती है। जितने अनुपात में घटेगा रिएक्टेंट उतने ही अनुपात में बढ़ेगा प्रोडक्ट का। ये दोनों सेम रहता है ना। ऐसा नहीं है कि रिएक्टेंट 2 घटा और प्रोडक्ट 4 बन गया, ऐसा नहीं होता है। जितना घटेगा उतना ही बढ़ेगा, है ना, क्योंकि बाहर से हम कुछ डाल नहीं रहे हैं। कहानी ये है, समझ गए यहां तक? तो अभिक्रिया की दर की परिभाषा हमने आपको समझाया, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। बहुत ही आसान शब्दों में लिखा गया है, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये था अभिक्रिया की दर। अब आता है कि जो दर होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। अभिक्रिया की दर 2 प्रकार की होती है, ठीक है। एक को बोलते हैं औसत दर और एक को बोलते हैं तत्कालिक दर, ठीक है। जैसे इसी अभिक्रिया में अगर हम बात करें तो इसी अभिक्रिया जो अभी हमने समझाया था उस पेज को लाएं और आपको अगर हम समझाएं फिर से कि आप देखिए, अब तो लिख दिया गया है ज्यादा सारा, लेकिन आपके सामने लिखे थे, एक बार और बताते हैं कि जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है ये बदल रहा था। तो आप देखे थे कि समय जो है अलग अलग हो रहा है, 0 हो रहा है, कभी 2, कभी 4, कभी 6, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर हम समय अंतराल देख रहे हैं, जैसे इसके बीच में कितने सेकंड का गैप हो रहा है, 2 सेकंड का हो रहा है ना। इसके बीच में 2 सेकंड, इसके बीच में 2 सेकंड का। तो अगर हम किसी समय अंतराल के बीच में, ठीक है, समय अंतराल समझ गए, जैसे मान लीजिए कि जैसे ये 2 सेकंड हुआ, 3 सेकंड, 10 सेकंड, ऐसे समय के अंतराल पर अगर हम वेग निकालते हैं, दर निकालते हैं, तो उसे औसत कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत दर कहते हैं, ठीक है, औसत दर, ठीक है। किसके लिए कहेंगे? समय अंतराल पर। जब वेग निकालते हैं और इस तरीका से समय का गैप निकाल कर निकालते हैं कि कितना अंतर है। जैसे मान लीजिए, आपको हम एक समझाते हैं, जैसे मान लीजिए कि 5 सेकंड शुरू में था, अब वो 15 सेकंड हो गया। बताइए इसमें गैप कितना का है? तो कहेगा सर 15 में से 5 घटाइएगा तो कितना होगा? 10। ये अंतर आया, अंतराल का मतलब अंतर होगा। तो समय का जब अंतर करके निकालते हैं दर, तो उसे कहते हैं औसत दर। क्लियर है? 2 समय के बीच के अंतर करके निकालेंगे तो उसे औसत दर। और दूसरा होता है तत्कालिक दर। तत्कालिक दर कहते हैं। उसका क्या मतलब होता है उसको हम बताते हैं कि जब आपको एग्जैक्ट टाइम पर पूछा जाए, ठीक है। एग्जैक्ट टाइम का मतलब क्या हो जाएगा? जैसे आपको घड़ी टाइम पूछा जाए, आपके पास घड़ी है, मोबाइल है, आपसे पूछा जाए कितना टाइम हो रहा है, तो आप कब का टाइम बताते हैं? जो पूछता है तब का, कि 2 दिन पहले का, या 4 दिन पहले का, या आने वाले 2 दिन बाद का टाइम बताते हैं। टाइम पूछने का मतलब ये होता है कि आप अभी का टाइम बताइए। हालांकि आप टाइम जो बताते हैं वो उस वक्त का नहीं बताते हैं जिस वक्त पूछा जाता है। जैसे हम ही पूछते हैं कितना समय हो रहा है, तो फिर हम घड़ी निकालेंगे, ऐसे देखेंगे, फिर बताएंगे। तो इतने समय लग गया हमको, 1 सेकेंड 2 सेकेंड लग ही गया होगा। मोबाइल भी निकाल कर देखेंगे तो भी 1-2 सेकेंड बीत गया। तो जो टाइम दिख रहा होगा हमें वो बोलेंगे, हम पीछे जाके नहीं बोलेंगे कि उसने जब पूछा वो बताएं। जैसे मान लीजिए हम पूछ रहे थे, जब समय हो रहा था, मान लीजिए 10:15 और 5 सेकेंड हो रहा था। ये समय वो था जब हमने पूछा कि समय कितना हो रहा है बताइए। जब ये हम बोल रहे थे तब ये टाइम हो रहा था। अगला आदमी ने घड़ी निकाला, उसको घड़ी निकाल कर चेक करने में क्या इतना ही समय लगेगा कि थोड़ा सा बढ़ जाएगा? तो आपके थोड़ा सा बढ़ जाएगा सर, 2 सेकेंड 1 सेकेंड बढ़ जाएगा। तो जब वो बोलेगा तो ये वाला बात बोलेगा वो, कि 10:15 और 7 सेकेंड हो रहा है। लेकिन हमने जब पूछा था तब ये हो रहा था। इसमें भी आप देख सकते हैं कितने सेकंड का गैप है, 2 सेकंड का गैप है। समय में अंतर आ गया, समय में अंतराल आ गया, औसत वेग कहलाएगा। लेकिन हम उसको इस बात के लिए गुस्सा नहीं होते हैं कि जब हमने पूछा वो टाइम तुमने क्यों नहीं बताया, ये कभी भी कोई गुस्सा नहीं होता है ना। हालांकि गैप हो जाता है, सेकेंडों में गैप होता है, 1 2 4 10 सेकंड का गैप होता है। 10 सेकंड तो ज्यादा बता दिए, उसके पहले ही बता दिया जाता है, फिर भी 1-2 सेकंड का गैप होता है। फिर तो इस स्थिति में हम ये मान लेते हैं कि जैसे हमने टाइम पूछा उसने टाइम बता दिया। बहुत तेज लड़का है, एकदम तुरंत का तुरंत, एकदम आज्ञाकारी है। हम पूछे और वो बता दिया, एकदम आज्ञाकारी है। हम ये बात बोलते हैं, हम गुस्सा नहीं होते हैं कि हमने जो टाइम पूछा वही टाइम क्यों नहीं बताया गया। क्लियर है यहाँ तक? अब कहानी ये है कि इस बात को हम इंस्टेंटेनियस मान लेते हैं। इसी को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेग या इंस्टेंटेनियस दर कहेंगे। कब? जब एग्जैक्ट टाइम पर पूछा जाए कि बताइए कि इस अभिक्रिया का दर बताइए 5 सेकंड पर कितना हो रहा होगा। डायरेक्ट हम टाइम पूछ रहे हैं,
गैप नहीं पूछ रहे हैं। गैप का मतलब समय का अंतर पर नहीं पूछ रहे हैं, हम एग्जैक्ट टाइम पर जब किसी अभिक्रिया का दर पूछेंगे तो उस दर को कहा जाता है तत्कालिक दर, है ना। ऐसे तत्काल टिकट भी आता है, देखे होंगे। तत्काल टिकट 24 घंटा, एक दिन 2 दिन पहले निकलता है। ऐसा तो नहीं कि 3 महीना पहले आप तत्काल टिकट खरीदिएगा तो मिलेगा, ऐसा तो होता नहीं है। तत्काल टिकट का मतलब होता है कि कल जाना है तो आज टिकट लीजिए, इमरजेंसी वगैरह वगैरह उस तरह का चीजें हो गया, ठीक है ना। तो वेग कितने प्रकार का हो गया? वेग 2 प्रकार का हुआ, एक को बोलते हैं औसत दर और एक को बोलते हैं कौन सा? तो तत्कालिक दर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तत्कालिक दर। एक हो गया औसत दर और एक हो गया कौन सा? तत्कालिक दर। तो दर कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के होंगे, ठीक है ना। अभी हम इसको बताएंगे थोड़ा देर में, आप देखिएगा कैसे होगा, ठीक है ना। तो दर 2 प्रकार का, एक निश्चित समय अंतराल। देखिए जब भी समय अंतराल हो, समय का गैप हो, आपसे पूछेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूरा ही याद रखिएगा। दर किसे कहते हैं? दर कितने प्रकार का होता है? औसत दर किसे कहते हैं? तत्कालिक दर किसे कहते हैं? इसका परिभाषा पूछा जाता है। आप इतना लिखिएगा कि एक निश्चित समय अंतराल पर जो दर होती है उसे हम औसत दर कहते हैं। तत्कालिक दर क्या होता है? तो एक विशिष्ट क्षण में, विशिष्ट क्षण मतलब एग्जैक्ट टाइम पर, है ना। ऐसा नहीं कि 2 से 4 सेकेंड, 6 से 8 सेकेंड, ऐसा नहीं, एग्जैक्ट टाइम पूछा जाएगा कि बताइए कि हाँ ये रिएक्शन हो रहा था 11 बजे कितना था, 12 बजे के, ऐसे अगर टाइम बोलकर बोला जाए तो उसे बोलते हैं क्या? इंस्टेंटेनियस, यानी एक विशिष्ट क्षण पर जो दर होती है उसे हम तत्कालिक दर कहते हैं। ये पूरा नहीं लिखा गया, इस तरीका से आप लिख सकते हैं कि एक निश्चित समय अंतराल पर जो दर होती है उसे औसत दर कहते हैं, एक विशिष्ट क्षण पर जो दर होती है उसे क्या कहते हैं? तत्कालिक दर कहते हैं। अब ये फॉर्मूला जो आया है या ये फॉर्मूला आया है, इसकी चर्चा हम करते हैं, ठीक है ना। तो रिएक्टेंट हमने बोला था कि बार बार हम आपको यही चीज लिखेंगे, पूरे चैप्टर में ये सब चलते रहेगा। रिएक्टेंट को हम क्या चीज से डिनोट कर देते हैं थोड़ा देर के लिए? आर के लिए। आर हो गया और ये बन गया क्या? प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, ये हो गया। क्लियर है यहां तक? अब क्या होगा? तो इसकी जो T = 0 हम लिखते हैं, इसकी कुछ सांद्रता रहा होगा, ठीक है ना। हम मान लीजिए नंबर 10 ले रहे थे, ये 0 हो गया, ठीक है। इस तरीका से T = 2 सेकेंड पे मान लीजिए, इसका हम 8 ले रहे हैं तो ये 2 बन जाएगा। जितना घटाएंगे उतना बढ़ाएंगे, ये ऐसे चलते रहेगा। अगला मान लीजिए T = हम 10 सेकेंड ले लेते हैं, 10 सेकेंड में ये घटकर मान लीजिए 3 हो गया, तो बताइए ये कितना होगा? हालांकि ये जोड़ेंगे तो 10 आना चाहिए, देखिए जोड़े 10, ये जोड़े 10, तो ये भी जोड़ेंगे तो कितना होगा? 10, तो यहाँ कितना लिखना पड़ेगा? 7। क्लियर है यहाँ तक? अब ये है रिएक्टेंट, इसकी जो सांद्रता, ये सांद्रता है, ये क्या है? ये सांद्रता। इस तरीका से ब्रैकेट में लिखा जाएगा सांद्रता को, क्लियर है। इसकी सांद्रता को हम आर लिखेंगे और इस तरीका से लिख देंगे, ठीक है ना। इसकी सांद्रता को क्या लिखेंगे? इस तरीका से पी लिखेंगे और इस तरीका से लिख देंगे, है ना। पी की माने प्रोडक्ट की सांद्रता। यहां तक समझ गए? अब किसी भी समय अंतराल में जब निकालिएगा, सांद्रता में अंतर निकालिएगा, जैसे ये समय अंतराल निकालते हैं तो इसके बीच में घटाएंगे तो माइनस में आएगा और उसके आगे से डेल लगा देंगे। डेल का मतलब होता है कि R2 माइनस R1, ठीक है। यानी अगर हम घटाना चाहें तो 8 में से कितना घटाएंगे? 10 घटाएंगे, कितना आएगा? -2 आएगा। इसको हम लिखना चाहें तो इसी तरह से लिखेंगे, तो ये डेल्टा हो जाएगा। इसको लिखेंगे क्या? P2 माइनस P1 लिखेंगे, ठीक है। इसकी सांद्रता को क्या लिखेंगे? P2 माइनस P1 लिखेंगे, तो P2 हो जाएगा माइनस P1 होगा। घटा कर देखना चाहें तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 2 माइनस 0 = 2 आएगा। ये प्लस में आएगा और ये क्या आएगा? माइनस में। बस अंतर यही है, प्लस माइनस। प्लस मतलब ये बढ़ रहा है, माइनस मतलब घट रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब ये जो लिखा गया इसका मतलब हो गया सांद्रता में परिवर्तन, ये भी हो गया सांद्रता में परिवर्तन, लेकिन ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। यहां तक समझ गए? और समय अंतराल निकालेंगे, मान लीजिए इसको T1 मानते हैं, इसको T2, इसको T3 मानते हैं, तो जो T2 में से T1 घटाएंगे तो उस स्थिति में डेल्टा T लिखेंगे। जब भी परिवर्तन लिखा जाता है ना तो यहाँ चेंज लिखा जाता है, त्रिभुज बनाया जाता है, इसका मतलब होता है चेंज, परिवर्तन। और ये हमेशा फाइनल बाद वाला में से शुरू वाला में घटाएंगे। जैसे मान लीजिए आप यहाँ हैं, यहां से चलकर यहां पहुंचे, ये 1 नंबर पॉइंट है, ये 2 नंबर, आप 1 से 2 पहुंचे, अंतर पूछा जाएगा तो डेल्टा लगाएंगे। अब जो भी चीज का अंतर होगा वो हमें नहीं मालूम है, चेंज लगाकर यहाँ जो पूछा जाए वो लिखिए, इसमें से इसको घटाइए, जहां पहुंचे वहां, जहां से आए वहां, जहां पहुंचे वहां, जहां से, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये फाइनल है, ये इनिशियल, इन दोनों का ले तो यहां से यहां चला था तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1 हो गया।
डेल्टा टी हमने लिख दिया। अगर टाइम घटाना चाहे तो ये माइनस नहीं आएगा, ये हमेशा प्लस आएगा। 2 में से 0 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस 0 इक्वल टू 2 सेकेंड, मिनट, कुछ भी होगा। अब हम बात करते हैं औसत दर। औसत दर का क्या मतलब था, किसी भी समय अंतराल में एकांक समय में, यानी समय नीचे आ जाएगा, एकांक समय माने नीचे आ जाएगा, तो आर लिखेंगे इस तरीका से और ए भी लिख देंगे। ए भी का मतलब एवरेज, एवरेज का मतलब औसत, क्या लिखेंगे इस तरीका से बराबर चिन्ह देंगे, ठीक है। और किसका लिखना चाहते हैं, रिएक्टेंट का, तो यहाँ पर डेल्टा लिखेंगे, यहाँ आर लिखेंगे और बट्टा में क्या लिखेंगे, डेल्टा टी लिखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि एकांक समय का मतलब होता है समय से भाग दे दीजिए, लेकिन चूंकि ये रिएक्टेंट है और इसका हमेशा नेगेटिव आता है, इसीलिए यहाँ पर माइनस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, माइनस। तो ये अभिकारक का औसत दर हो गया, ठीक है। और ये बराबर होता है, ये यहाँ पे बराबर होता है। अब इसका लिखना चाहते हैं तो डेल्टा यहाँ पर P लिखेंगे, डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, डेल्टा टी। एकांक समय में उत्पाद की जो सांद्रता में परिवर्तन, उसको ये बोलेंगे। ये क्या है, पूरा टर्म कोई पूछेगा कि ये क्या लिखा गया है, तो आप कहिएगा कि जब समय नीचे हो तो इसको एकांक समय कहते हैं। पढ़ते हैं क्या, एकांक समय, ठीक है, एकांक समय। और ये है सांद्रता, ये परिवर्तन है, ये क्या है, परिवर्तन है, और ये क्या है, सांद्रता है। तो सब मिलाकर पढ़िएगा तो क्या आएगा, एकांक समय में सांद्रता में परिवर्तन, एकांक समय में सांद्रता में परिवर्तन। वही चीज तो परिभाषा में था, आपने पढ़ा था। देखिए, एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद, अभिकारक को हम लोग आर लिख रहे थे, उत्पाद को हम लोग क्या लिख रहे थे, पी लिख रहे थे, और उसकी सांद्रता में जो परिवर्तन होगा उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया का दर कहते हैं। आप देखिए यहाँ पर दर, जब भी अभिकारक लिखेंगे, अभिकारक का मतलब होता है क्या, तो रिएक्टेंट, तो यहाँ पर आर लिखेंगे लेकिन माइनस साइन रहेगा। और जब प्रोडक्ट का लिखिएगा तो पी लिखिएगा और प्लस लिखिएगा, क्योंकि वो बढ़ता है। तो ये हो गया इसका दर लिखने का तरीका हुआ। अब इसी को जब औसत में लिखना होगा तो ये सेम रह जाएगा, और जब तत्कालिक में लिखना होगा तो ये dt करके आएगा। कैसे आएगा वो हम आपको समझाते हैं, ठीक है ना। इकाई इसका क्या हो जाएगा, किसका, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभिक्रिया की जो दर होती है उसकी जो मात्रक होती है वो कितना होता है, मोल बाई लीटर बाई माने सेकेंड होता है, या एटीएम इंटू सेकेंड होता है। कैसे होता है, तो देखिए ये हो क्या रहा था, ठीक है ना। आप यहीं पर देखेंगे तो देखिए इसका दर में ये क्या है, ऊपर में सांद्रता है, नीचे में क्या है, टाइम है। तो अगर हम मात्रक निकालना चाहें, रेट का मात्रक निकालना चाहें, तो ऊपर में क्या है, सांद्रता है। देखिए सांद्रता में परिवर्तन है या सांद्रता है, नीचे में क्या है, समय है। अब हम इसकी मात्रक लिखते हैं, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। सांद्रता का मात्रक लिखते हैं मोल, और बट्टा में लिखते हैं क्या, लीटर, मोल बटे लीटर। ये तो इसका लिखा। अब एक और समय है तो उसका सेकेंड हो जाएगा, क्या लिखेंगे, सेकेंड लिखेंगे। अब ये सब बट्टा का बट्टा है, पलट जाएगा इसके, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोल, ये दोनों नीचे आ जाएगा तो ये लीटर लिख देते हैं, ये सेकेंड लिख देते हैं। अब ये दोनों ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, तो बनेगा मोल, ठीक है। लीटर ऊपर जाएगा तो लीटर के पावर -1, सेकेंड ऊपर जाएगा तो सेकेंड के पावर -1। इस तरीका से इसकी मात्रक होती है मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। तो ये याद रखिएगा, ये किसकी मात्रक है, दर का, रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होती है उसकी मात्रक होती है। और अगर गैसियस अवस्था में रहेगा तो एटीएम और सेकेंड इनवर्स होता है। अगर मान लीजिए रिएक्टेंट प्रोडक्ट सब क्या चीज में रहेगा, तो सब अगर गैस में रहेगा, उस स्थिति में हम क्या कहेंगे, उसे हम एटीएम सेकेंड इनवर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब आता है औसत दर और तत्कालिक दर को कैसे इस डायग्राम से हम बना सकते हैं, इसके बारे में हम आपको दिखाते हैं। ये वाला ग्राफ जल्दी समझ में आएगा, इसके बजाय इसके, ये ग्राफ है लेकिन इससे ज्यादा अच्छा से समझ में यहाँ आएगा, ठीक है ना। देखते हैं कैसे लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, ठीक है। उसके पहले आप एक और ग्राफ था, देखिए यहाँ पर, इस ग्राफ को भी देख लीजिए, एनसीईआरटी में दिया है तो इसको भी आप समझ लीजिए। ये जो ग्राफ हमने बनाया था, ये जो ग्राफ है इसके बारे में समझिए, ठीक है ना। ये ग्राफ आप देखिएगा, ग्राफ कई बार आपको बताए थे
कि ग्राफ फिजिक्स का है टॉपिक, लेकिन आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं और इस चैप्टर में खास करके ग्राफ पढ़िएगा, ठीक है ना। एक तरफ हम इस ग्राफ के अंदर समय ले लिए हैं, समय 5 है, 10 है, 15 है, ये कुछ भी टर्म रहेगा, ये सेकंड में रहेगा और ये समय हो गया। और ये वाला जो एक्सिस है इधर की तरफ हम क्या ले लिए हैं, सांद्रता है। सांद्रता 0 से बढ़ते 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 ऊपर जा रहा है, समय ऐसे बढ़ते 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 जा रहा है, ठीक है ना। अभी अभी हमने जो बताया था उसमें बताया था रिएक्टेंट और एक क्या होता है, प्रोडक्ट। समय के साथ रिएक्टेंट की सांद्रता घटती है, यानी इसकी सांद्रता घटेगी और इसकी सांद्रता बढ़ेगी। ये समय के साथ जब भी रिएक्शन होगा तो ये कहानी होता है। तो जो रिएक्टेंट होती है ना उसकी सांद्रता घटेगी, समय बढ़ेगा तो घटेगा, समय बढ़ेगा तो घटेगा। इस स्थिति में जो ग्राफ आ रहा है, ये आपका ग्राफ जो दिख रहा है ना, समय जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं नीचे आ रहा है, सांद्रता घट रहा है। देखिए शुरू में सांद्रता लगभग 0.05 है, जैसे जैसे समय बढ़ा रहे हैं 5 हो रहा है, 10 हो रहा है, देखिए 10 पर ग्राफ यहाँ पहुंच रहा है, 15 पर यहाँ पहुंच रहा है ना, 20 पर यहाँ पहुंच रहा है। समय बढ़ाने पर सांद्रता देखिए क्या हो रहा है, घट रहा है, देखिए घटते जा रहा है, देखिए घटते जा रहा है। अगर समय बढ़ाने पर सांद्रता घटता है तो ये जो ग्राफ बनेगा ये किसका होगा, अभिकारक का होगा, रिएक्टेंट का ये ग्राफ है। समय के साथ इसकी सांद्रता घट रही है और समय के साथ उत्पाद बढ़ता है, उत्पाद बढ़ता है, उत्पादन बढ़ता है, तो उस स्थिति को हम कहते हैं, उसको कहते हैं उत्पाद, ठीक है ना। तो देखिए कैसे हो रहा है, ये वाला ग्राफ देखिए, 0 समय यहाँ है, 5 सेकंड पे सांद्रता इतना हो गया, 10 सेकंड में सांद्रता देखिए यहाँ पहुंच गया, 15 सेकंड में सांद्रता यहाँ पहुंच गया। तो ये जो ग्राफ दिख रहा है ना, ये किसका है, उत्पाद का, यानी प्रोडक्ट का ग्राफ हो गया। तो दो ग्राफ आपने देखा, एक ग्राफ ऐसे चलेगा और एक ग्राफ ऐसे चलेगा, एक होगा रिएक्टेंट का और एक होगा प्रोडक्ट का। जो घटेगा, डिक्रीजिंग होगा, उसको बोलेंगे अभिकारक, और जो बढ़ेगा उसको बोलेंगे उत्पाद, ठीक है। अब आते हैं, हम लोग समझते हैं कि औसत दर और तात्कालिक दर के लिए हम लोग ग्राफ से पढ़ते हैं और फॉर्मूला लाते हैं कि कैसे ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा इससे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। अभी अभी हमने बताया था कि इस स्थिति में ये एक ही ग्राफ है, ये रिएक्टेंट का है, देख लीजिए ग्राफ ये चल रहा है, ये किसका ग्राफ है, रिएक्टेंट का। और अगर ऐसे बनाते तो प्रोडक्ट का होता, दो ग्राफ होगा, ग्राफ देखिए एक ऐसा रहेगा एक ये रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ जो ग्राफ है ये रिएक्टेंट का है, अगर प्रोडक्ट का बनाना रहता तो ऐसे बनाते, ठीक है ना, इस तरीका से बढ़ते क्रम में, ये घटते क्रम में, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि ये जो आप लाइन दिख रहा है, ये जो है रिएक्टेंट का इस तरीका से चल रहा है, ये वाला लाइन देखिए, व्हाइट वाला जो बना रहा है उस पर देखिएगा, ठीक है ना। किसी भी समय में हम ले लेते हैं, ये समय 0 था, ये t1 टाइम है, ठीक है, ये t2 टाइम है, ये समय अंतराल हो गया, ठीक है ना। तो समय का अंतराल को हम क्या चीज से लिखते हैं, डेल्टा टी से लिखते हैं, ठीक है ना। इसका डेल्टा टी से लिखते हैं और इसका मतलब हो जाएगा कितना, तो t2 माइनस t1 हो जाएगा, t2 माइनस t1, डेल्टा टी हो गया, ठीक है ना। इतने समय अंतराल में हम देखते हैं, तो जब t1 था तब इसकी जो ग्राफ की जो ये वाला टचिंग पॉइंट है, उस वक्त इसकी सांद्रता यहाँ x2 लिया है, हम x2 x1 से भी समझ सकते हैं, तो यहाँ x2 है। और जब समय कितना था, t2 था, तब ये ग्राफ यहाँ टच कर रहा है, मतलब x1 है, ठीक है ना। ये देखिए ध्यान से, t1 से t2, इस समय यहाँ पर जो सांद्रता है वो फाइनल है, x1 है, ठीक है ना। और जब t1 था तब समय कितना है, t2 है। अब इन दोनों को घटाएंगे, इनिशियल में से फाइनल को घटाएंगे, है ना, सॉरी फाइनल में से इनिशियल को घटाएंगे, यानी इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है ना। तो डेल्टा एक्स लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो डेल्टा एक्स लिखने का है, देखिए फाइनल टाइम है, इस टाइम पर यहाँ सांद्रता है, तो x1 हो जाएगा माइनस, है ना, ये वाला हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, ये डेल्टा एक्स हो गया। समय हमने बता ही दिया है, डेल्टा टी कैसे लिखा जाएगा, t2 माइनस t1 हो गया। अब रेट निकालने का क्या फॉर्मूला है, कौन सा रेट, औसत रेट निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, सांद्रता में परिवर्तन। सांद्रता में परिवर्तन को हम यहाँ डेल्टा एक्स लिखे हैं, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डेल्टा टी होगा, और यहाँ पर क्या चिन्ह लगेगा, माइनस। माइनस क्यों लगेगा, क्योंकि ये अभिकारक का है, ये किसका है, अभिकारक का है। अगर ये ग्राफ में लेते तो ये उत्पाद होता और यहाँ पर प्लस साइन लगता, ठीक है ना। तो एक हो गया अभिकारक और एक हो गया उत्पाद। तो अभिकारक का लिए हम बता रहे हैं क्योंकि ग्राफ ये नीचे जा रहा है। तो ये तो आपने समझा, ये कौन सा कैसे लिखा जाता है, ये है आपका कौन सा ग्राफ क्या लिखाए हैं, औसत वेग लिखने का ये फॉर्मूला है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो औसत दर या औसत वेग जो होता है उसको लिखने का ये क्या है,
फॉर्मूला है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। कई तरीका से लिखा जा सकता है। आर ए भी अगर किसी किसी बुक में देखिएगा तो माइनस है ना, यहाँ डेल्टा रहेगा, सांद्रता का नाम ए रहेगा तो ए लिख दीजिएगा, बट्टा में क्या लिख दीजिएगा डेल्टा टी। कहीं कहीं बुक में मान लीजिए रिएक्टेंट ए जाकर बी बन रहा है तो इसकी चर्चा हो रही है। कोई रिएक्शन में मान लीजिए यहाँ पर क्यू दिया रहेगा, यहाँ आर दिया रहेगा, ऐसे दिया रहेगा, तो इस स्थिति में कैसे लिखेंगे, आर एवरेज कैसे लिखेंगे, तो कहिएगा आर एवरेज लिखने का फॉर्मूला डेल्टा, यहाँ माइनस लगा देंगे डेल्टा, इसको रिएक्टेंट का लिखना है तो माइनस लगाकर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी लिख दीजिएगा। बस यही है, लिखने का एक फॉर्मूला है। और अगर उत्पाद का लिखना हो तो क्या करेंगे, तो उत्पाद का लिखना होगा तो प्लस लगा देंगे, ऊपर में रहेगा डेल्टा। अगर इसके लिए लिख रहे हैं तो ये उत्पाद है तो लिखेंगे डेल्टा बी बाई क्या लिखेंगे डेल्टा टी। और अगर इसके लिए लिख रहे हैं तो आर एवरेज कैसे लिखेंगे, प्लस लगा देंगे, ये उत्पाद है तो क्या लिखेंगे डेल्टा आर, ठीक है, बाई डेल्टा टी। इस तरीका से क्या लिखेंगे हम, रिएक्टेंट का या उत्पाद का, दोनों का लिखेंगे। कौन सा दर लिखेंगे, औसत दर। तो औसत दर लिखने का ये क्या है, आसान सा एक फॉर्मूला आपने देखा। अब बात करते हैं तत्कालिक का। तत्कालिक का मतलब क्या होता है, तो जो परिभाषा था वहां पर एक लिखा हुआ था स्लोप के बारे में, ढलान के बारे में। तो ढलान आप जानते होंगे कैसे लिखा जाता है ढलान। ढलान तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए इस तरह का कोई सतह है, ठीक है, तो इसमें ढलाव है क्या, आप ढाल है क्या, कोई वस्तु यहाँ रखेंगे, बॉल रखेंगे, तो क्या ये इधर या इधर गिरेगा, नहीं गिरेगा, ठीक है। जैसे टेबल हो गया, बेंच हो गया, हाई बेंच हो गया, आप जो जिस पे आप बैठते हैं वो, ये सब क्या होता है, पैरेलल होता है ना, फर्श हो गया, तो ये सब प्लेन होता है, मतलब उसमें कोई ढाल नहीं है, ठीक है। अब अगर इसको हम ऐसे रख दें तो ये ढाल हो गया, देखिए अब ये क्या होगा, इधर की तरफ गिरेगा। या आप इस लाइन को ऐसे ड्रॉ करेंगे, कोई बॉल रखेंगे तो ये गिरेगा, तो हम कह सकते हैं कि इसमें ढाल है, इसमें भी ढाल है, लेकिन इसका जो स्लोप है वो 0 है। ढाल कितना है, 0 है, इसमें ढाल है ही नहीं। तो ढाल जो होता है ना, ये टेन थीटा को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, टेन थीटा। और टेन थीटा का फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। ये पढ़े होंगे, मैथ में पढ़े होंगे, लंब बटे आधार। जैसे मान लीजिए एक ट्राइंगल ऐसे बनाएंगे, कौन सा ट्राइंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। हम बात इसकी नहीं कर रहे हैं, हम बात इसको कर रहे हैं, हम अलग कलर से बनाकर दिखा देते हैं। हम ये वाला ढलाव की बात करें, ये जो दिख रहा है लाइन, ये, ठीक है, इसकी बात की जा रही है। बताइए अगर हम इसमें इसको x मानते हैं, इसको y मानते हैं, ये थीटा मानते हैं, तो टेन थीटा जब निकालेंगे कितना निकलेगा, तो आप कहिएगा टेन थीटा बराबर होगा लंब x बाई क्या होगा, y होगा। यही हमारा ढाल होता है, यानी टेन थीटा कभी भी निकालते हैं ना, वही हमारा ढाल होता है। स्लोप का फॉर्मूला, स्लोप बराबर क्या होता है, टेन थीटा। याद हो गया, टेन थीटा जब भी निकालिएगा वो क्या कहलाएगा, ढाल। क्योंकि देखिए ये x इतना लंबा है, y इतना लंबा है, जब इसको मिलाइएगा तो यही तो ढाल है। देखिए ये गिरेगा वस्तु, ये ढाल है, इसमें कितना ढाल है, तो कहिएगा टेन थीटा। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार x बाई वाई, यही ढाल हो गया। ये क्लियर हो गया। अब हम जब ग्राफ में आते हैं और उस ग्राफ में देखते हैं इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए, किसी भी क्षण के लिए निकालने के लिए जाते हैं। मान लीजिए इस क्षण पे, उसी ग्राफ को हम लिए अलग टाइप का लेकर बना रहे हैं। देखिए ये वाला जो ग्राफ है, हम इस समय पे निकालना चाहते हैं। कोई एक पार्टिकुलर टाइम होगा, वो हो सकता है 10 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, कुछ भी हो गया, ठीक है ना। उस समय पे निकालते हैं जिसको हम टी माने हैं। हमको पता करना है कि टी टाइम पर कितना इसका वेग होगा, उसको हम बोलेंगे क्या, तत्कालिक वेग। तो उस स्थिति में हम छोटा सा क्या करेंगे, देखिए ये ढाल बनाएंगे, यहाँ पर क्या बनाएंगे, ढाल बनाएंगे। तो एक इधर लाइन होगा, एक इधर लाइन, तो एक बॉक्स जैसा बन रहा है। देखिए ये ढाल हो गया और ये हो गया आपका, इस तरीका से बना रहे हैं, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट है जिसको हम टी बोले हैं। क्लियर है। अब इस स्थिति में यहां से लेकर यहां समय तक जो होगा, जो डेल्टा टी दिख रहा है, डेल्टा टी हम यहां पर लिए हैं, ये टेंस टू 0 होगा। क्या मतलब होता है अभी बता देते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए 2 सेकेंड था, फिर बाद में 6 सेकेंड हो गया, घटाएंगे तो कितना सेकेंड आएगा, 4 सेकेंड। तत्कालिक में क्या होता है, समय अंतर नहीं होता है। हमने समय का अभी थोड़ा सा टाइम बताया था ना, जब आप टाइम पूछते हैं 9:15 2 सेकेंड हो रहा था, लेकिन जब अगला आदमी बताएगा ना तो 2 सेकेंड नहीं बताएगा, 9:15 और 2 सेकेंड नहीं बोलेगा, वो थोड़ा बढ़ा के बोलेगा, क्योंकि वो जब देख रहा होगा तब तक 2 सेकेंड 3 सेकेंड बीत जाता है। तो उतने देर को हम नगण्य मान लेते हैं। हम ये बोल देते हैं कि नहीं, जब हमने पूछा वही टाइम बताया। हालांकि ये सही नहीं है। आपने जो पूछा वो टाइम और जो उसने बताया वो टाइम, इसके बीच में 2-3 सेकंड का गैप होता है, फिर भी हम ये नगण्य मान लेते हैं।
वही चीज हम यहाँ बता रहे हैं, है ना। जब आप इंस्टेंटेनियस निकालते हैं ना, तो ये जो चेंज इन टाइम, समय में परिवर्तन, इसको जीरो कर दिया जाता है, ठीक है ना। और इस स्थिति में हम क्या मान लेते हैं, डेल्टा टी जो होता है ना, इसको चेंज कर दीजिएगा किस में, dt में, और डेल्टा आर को चेंज कर दीजिएगा किस में, dr में। इस तरीका से ये डिफरेंशियल फॉर्म में आ जाता है। या टेन थीटा से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। टेन थीटा से भी निकालेंगे तो निकल जाएगा। इसको हम dr मान लेते हैं और इसको हम dt मान लेते हैं। उस स्थिति में आप निकालिएगा, इसका स्लोप है वो जो डायग्राम बनाया था, तो कितना आ जाएगा, आर इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है तत्कालिक। कितना होता है, ये स्लोप के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है, ढाल। और ढाल किसके बराबर होता है, टेन थीटा। और टेन थीटा किसके बराबर होता है, तो कहिएगा लम। तो लम यहाँ पर क्या है, तो डी आर है, ठीक है। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। यही आपका इंस्टेंटेनियस लिखने का ये फॉर्मूला है, एक तरह से कह सकते हैं। देखिए यहां भी लिखा हुआ है, ये प्लस में रहेगा। जब ग्राफ इस तरीका से रहेगा तो ये प्लस हो जाएगा, और जब ग्राफ इस तरीका से रहेगा तो ये माइनस होगा। क्लियर है यहां तक। ये रिएक्टेंट की ग्राफ है और ये प्रोडक्ट का है। देखिए लिखा भी है, रिएक्टेंट है और ये क्या है, सॉरी वो प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है। दो ग्राफ हमेशा मिलेगा, याद रखिएगा। एक ग्राफ इस तरीका से चलेगा, ये किसका ग्राफ है, तो कहिएगा सर ये प्रोडक्ट है। ये क्या है, प्रोडक्ट है। और एक ग्राफ ऐसे चलेगा, ये किसका होगा, रिएक्टेंट का। ये प्रोडक्ट होगा और ये रिएक्टेंट। ग्राफ देखते ही पहचान में आना चाहिए। हम ग्राफ से रिलेटेड कई बार हर क्लास में कुछ ना कुछ बताते हैं। स्लोप पिछले क्लास में बताए थे, पिछला जो चैप्टर पढ़ा है वहां पर, कि पॉजिटिव नेगेटिव कैसे पहचानते हैं, ठीक है ना। और आज आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग ग्राफ है ना, ये डिक्रीजिंग कह सकते हैं, ये घटते हुए है। घटते हुए रहेगा तो रिएक्टेंट का, और बढ़ते हुए रहेगा तो क्या हो जाएगा, उनका। अब हम बात करें अगर आपसे कि चलिए देखते हैं आप लिख पाते हैं कि नहीं। रिएक्टेंट हो गया, प्रोडक्ट हो गया। अगर हम आपसे रिएक्टेंट इंस्टेंटेनियस पूछेंगे और एक पूछेंगे औसत पूछेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले औसत लिखना हो, अगर रिएक्टेंट का लिख रहे हैं तो माइनस लगाइए, डेल्टा लगाइएगा, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डेल्टा आर बाई क्या लिखेंगे, डेल्टा टी। और ये बराबर होता है, हमने देखा था इसके, खाली यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा। और यहाँ लिखिएगा डेल्टा, और ये पी लिख दीजिएगा, और डेल्टा टी लिखिएगा। ये जो आपने लिखा, ये औसत वेग का सूत्र है। औसत वेग को ऐसे लिखते हैं। इंस्टेंटेनियस लिखना होगा, अगर तीर के पहले लिख रहे हैं तो माइनस, और यहाँ पर डी लिखिएगा, और तब स्क्वायर ब्रैकेट में आर लिखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर dt होगा। फिर उसी तरीका से इसका जब लिखना होगा तो प्लस दीजिएगा, ठीक है ना। और क्या लिखिएगा, dp लिखिएगा, और डिवाइडेड बाई क्या लिखिएगा, dt लिखिएगा, ठीक है। लेकिन एक और बात है यहाँ पर, अगर इसके आगे स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक दिया हो, जैसे 3 और 4 दिया हो, इस तरीका से दिया हो, अगर कोई नंबर दिख रहा हो ना, तो बट्टा में लिख दीजिएगा। जैसे इस r के आगे 2 नंबर है तो यहाँ 1/2 लिख दीजिएगा, ठीक है ना। ये p के आगे 3 है तो यहाँ 1/3 लिखिएगा। इसमें भी यहाँ 2 दिख रहा है तो 1/2। जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक होता है ना, वो बट्टा में लिखा जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा डिफरेंशियल फॉर्म में लिखिए, मतलब ये डिफरेंशिएशन के टर्म दिख रहा होगा, इसका मतलब ये क्या होगा, तत्कालिक होगा, और ये हो जाएगा औसत, औसत वेग हो जाएगा, ठीक है। दोनों पे आधारित आपके लिए सवाल है, आप बनाकर देखिएगा। एक आध को हम बना देते हैं, आपसे ये ऑब्जेक्टिव में या 2 नंबर में पूछा जा सकता है, या आपको पता होना चाहिए कि इस तरह के सवाल को कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना। तो बनाकर देखते हैं। कह रहा है कि दिए गए यहाँ पर मिसप्रिंट है, ठीक है। दिए गए अभिक्रियाओं का क्या लिखिए, दिए गए अभिक्रियाओं का आप क्या बनाकर दिखाइए, तो कह रहा है इसका तत्कालिक वेग, ठीक है, लिखिए तत्कालिक। तो हम आर लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस लिखेंगे, ठीक है, बराबर देंगे, ठीक है। जब भी लिखेंगे द तत्कालिक तो डी के फॉर्म में होगा। देखिए ध्यान से, इसमें देखिए तीर के पहले 2 है तो हम अलग अलग लिखेंगे, सबका अलग अलग होगा। तो सबसे पहले हम इसका लिखेंगे, ठीक है ना। तो 2a दिख रहा है तो ए तीर के पहले है इसीलिए माइनस लगाएंगे। 1 क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, क्योंकि ये नंबर को बट्टा में लिखेंगे, और तब d लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर a लिख देंगे, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट। अब बट्टा में क्या लिख देंगे, dt, फिर बराबर चिन्ह देंगे। अब इसका भी वही दर होगा, ठीक है। तो कितना लिखेंगे, ये भी तीर के पहले है तो क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। 1 क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, और तब d लिखेंगे, और b, और डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे। फिर इक्वल का साइन देंगे। इधर जगह नहीं है, नहीं तो कहिएगा तो इधर पीछे जाकर लिख देंगे, इधर दिखाइए नहीं देगा, इसलिए यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है ना। देखिए इधर ये है 4, तीर के बाद है तो प्लस देंगे, 4 है तो बट्टा में चला जाएगा,
और डी लिखकर क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, डी टी, फिर इक्वल का साइन देंगे, इंडिविजुअल सबका लिखेंगे। अब 5 है, तीर के बाद है तो प्लस लिखेंगे, 1/5 लिखेंगे, फिर डी और डी लिख देंगे डिवाइडेड बाई डी टी। ये आपका बना कौन सा, तत्कालिक वेग लिखने का ये डिफरेंशियल फॉर्म में ये हो गया, तत्कालिक वेग लिख देगा। औसत लिखने को कहता तो सब कुछ वही रहता, बस ये डी जो दिख रहा है ना, इसको हटाकर इसके जगह पर डेल्टा लिख देते इस तरीका से, तो ये औसत हो जाता। तो औसत पूछेगा या आपको तत्कालिक पूछेगा, उसी तरीका से इसको भी लिखिएगा। इसको हम लिख देते हैं, देखिए इसमें क्योंकि नंबर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, इसमें 2 नंबर को हम बनाकर दिखाते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर H2 दिया हुआ है, उसको लिखेंगे R इंस्टेंटेनियस लिखेंगे, बराबर तीर के पहले है दिख रहा होगा तो माइनस, हमने बोला कि आगे नंबर होना चाहिए, पीछे नहीं, आगे, आगे कोई भी नंबर नहीं है तो बट्टा में नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे डी, और ये पूरा H2 है, गैसियस फॉर्म में होगा, इस तरीका से dt लिखेंगे, फिर इक्वल का साइन देंगे, एक और है, तीर के पहले एक और है तो फिर माइनस लगेगा, ठीक है ना, फिर d लिखेंगे, I2 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे, फिर इक्वल साइन देंगे, खत्म हो गया। अब तीर के बाद है तो प्लस देंगे, हमने बोला नंबर पहले होना चाहिए तो दिख रहा है नंबर, तो 1/2, तब लिखेंगे क्या, DHI, और बट्टा में क्या लिखेंगे, DT लिखेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए, आगे नंबर होने का मतलब क्या होता है और पीछे का मतलब, अगर यहाँ 2 रहता तो उसको बट्टा में नहीं लिखते, सामने वाला नंबर को हमेशा लिखा जाता है। इस तरीका से बाकी सब आप इस तरीका से बना लीजिएगा। 2 सवाल है इसमें, ये वाला सवाल हम आपको बना देते हैं, वही चीज है जो अभी हमने इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और बाकी प्रैक्टिस कीजिएगा। एनसीईआरटी के किताब का ये सवाल लेकर हम आए हैं, ठीक है ना। अब कह रहा है कि मान लीजिए एक और सवाल है, कह रहा है कि 2A है, ये रिएक्टेंट है, यहाँ उत्पाद है, अभिक्रिया में ये मतलब ये है, ए की सांद्रता 10 मिनट में, यानी समय दे रखा है कितना, 10 मिनट, ठीक है ना, में कितना से 0.5 से बदल जा रहा है किसमें, 0.4। तो आपको क्या निकालना है, अंतराल में, इस समय अंतराल में, समय अंतराल जब भी कहेगा इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है, ये 5 नंबर सवाल है, एवरेज पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, एवरेज पूछा जा रहा है। तो एवरेज निकालेंगे, कैसे निकाला जाता है, तो माइनस, आपको पता होगा यहाँ डेल्टा लगाते हैं, रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट बाई डेल्टा टी होता था, ठीक है ना। अब रख देंगे माइनस, फाइनल माइनस इनिशियल, ये शुरू में इतना था, बाद में इतना हो गया, तो इसको लिखेंगे पहले, तो 0.4 माइनस 0.5, ठीक है, डिवाइडेड बाई, समय तो डायरेक्ट दे रखा है कितना, 10 मिनट, तो 10 कर देंगे, घटाएंगे इसमें से इसको, तो ये आएगा माइनस 0.1 डिवाइडेड बाई 10, 10 से भाग करेंगे तो एक अंक और दशमलव पीछे खिसक जाएगा, तो 0.0। इतना हमने अभी थोड़ा देर पहले इसका मात्रक बताया था, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 0.01। इस तरीका से आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। एनसीईआरटी में इस तरह से सवाल आपको पूछा जाता है, ठीक है। अब आता है अभिक्रिया की जो दर है उसको प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जो अभिक्रिया की दर को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट है, आप 3 को जरूर याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, इसको जरूर याद रखिएगा। एक होता है सांद्रता, जैसे सांद्रता ज्यादा ले लिया जाएगा तो ज्यादा जल्दी जल्दी बनेगा। जैसे आपके घर में मान लीजिए शादी वगैरह में आप देखे होंगे, ठीक है ना, वहां पर जब आप किसी और के घर में जाते हैं और मिठाई वगैरह रखा रहता है तो फिर आप वहां नियम कानून भूल जाते हैं कि जल्दी जल्दी नहीं खाना होता है, चबा के खाना होता है, पानी पिया जाता है, ये सब भूल जाते हैं, सिर्फ चाहे जितना मिले उतना खाते जाते हैं, बाद में देखा जाएगा ऐसा सोच के खाते हैं, होता है ना। हमारे घरों में होता है तो क्या होता है, आराम से बैठ के कुर्सी पर, है ना, देखे होंगे। आजकल तो हम कई बार देखे हैं कि अभी एक आदमी खा ही रहे हैं तब तक एक आदमी पीछे कुर्सी धके पर बैठे हैं, ऐसे खड़े हैं, वो भी ऐसे खड़े हैं, बोल रहे जल्दी खाइए, घरे नहीं खाते हैं, खाइए जल्दी खाइए, और कुछ चाहिए, मतलब इस तरह से, मतलब खाने के लिए ऐसा होते रहता है। देखे होंगे, हम भी कई बार इस सिचुएशन में फंस गए थे, आप लोग भी ऐसे होते होंगे। तो हमारे घरों में क्या होता है, अगर हमारे घर में मम्मी वगैरह ऐसे हाथ में लाकर दे दे खाना तो आप खाइएगा, नहीं खाइएगा, लेकिन शादी वगैरह में जाते हैं तो वहां सब कुछ भूल जाते हैं। तो वही चीज है, अगर ज्यादा अमाउंट में रहेगा तो हम जल्दी जल्दी खाते हैं, और कम रहता है तो क्या होता है, धीरे धीरे खाते हैं। तो अभिक्रिया की दर उसी तरह का है, अगर सांद्रता यानी उसकी अमाउंट ज्यादा रहेगा, ज्यादा संख्या में रहेगा तो जल्दी जल्दी रिएक्शन होगा, कम रहेगा तो धीरे धीरे होगा। तो सांद्रता पर इसका दर निर्भर करता है कि कौन सा अभिक्रिया तेजी से होगा, कौन सा धीरे होगा, ये निर्भर करता है किस पर, सांद्रता पर। आपसे 2 नंबर में पूछा जाएगा एग्जाम में कि आप बताइए
कि अभिक्रिया की जो दर होती है उसको किन कारकों पर निर्भर करता है, कम होने का, ज्यादा होने का। तो आप इसमें से 3 को जरूर याद रखिएगा। दूसरा होता है तापमान होता है। तापमान बढ़ाने से अभिक्रिया क्या हो जाता है, जैसे मान लीजिए आप ठंडी में खाली पैर चल रहे हैं, छत पे जा रहे हैं कपड़ा उतारने के लिए, तो एकदम आराम से टहलते टहलते जाते हैं, एकदम मस्ती से जाते हैं। गर्मी में जब दोपहर में गर्मी में जाइएगा, खाली पैर जाइएगा, तो मतलब पैर एकदम कूद कूद के जाइएगा, एकदम फटाफट कपड़ा उतारिएगा। होता क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो जाता है, दर बढ़ जाता है। 10 केल्विन बढ़ाने पर लगभग दुगुनी दर हो जाती है, याद रखिएगा। हालांकि ये नहीं पूछा जाता है कि कितना बढ़ेगा, लेकिन हाँ याद रखिएगा तापमान बढ़ाने से अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है ना, है ना। दूसरा आता है उत्प्रेरक। ये तो हम कई बार बोले थे कि उत्प्रेरक के बारे में, इसमें इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ना भी है उत्प्रेरक के बारे में। तो उत्प्रेरक एक बताए थे ना कि झगड़ा होता है तो वहां एक आदमी होता है जो उसको झगड़े से लेना देना नहीं होता है, खुद झगड़ा में शामिल नहीं होगा, लेकिन वो मजा लेता है। वो या तो झगड़ा को बढ़ा देता है या तो झगड़ा को शांत कर देता है। ये दोनों ही प्रकृति के लोग को हम उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्प्रेरक। या तो झगड़े को बढ़ाएगा यानी रिएक्शन को बढ़ा देगा, या तो रिएक्शन को घटा। जैसे आग लगा हो, वहां पर हम तेल भी डाल देंगे और वहां पर हम पानी भी डाल सकते हैं। अगर हम तेल डाल दिए, केरोसिन तेल, पेट्रोल, तो आग क्या हो जाएगा, और भड़क जाएगा और तेज हो जाएगा। और अगर हम पानी डाल दिए तो क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। तो ये जो तेल और पानी आपने डाला, उसको खुद नहीं जलना था, उसको जलाना था। आपने कई बार देखा होगा लकड़ी वगैरह जलाते वक्त केरोसिन तेल डालकर माचिस जलाया जाता है। तेल से हम खाना नहीं बनाते हैं, हम उस लकड़ी को जलाने के लिए, है ना, तेल डाला जाता है। तो उत्प्रेरक भी है जो क्या करता है, याद रखिएगा, उत्प्रेरक बढ़ा भी देता है, घटा भी देता है, दोनों। पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, जितना महीन रहेगा उतना जल्दी अभिक्रिया होगा, और ज्यादा बड़ा दाना रहेगा अभिक्रिया कम होगा, मतलब उस तरीके से दर कम होगा। और कुछ अभिक्रिया तो ऐसा भी होता है जो प्रकाश में भी अभिक्रिया कर लेता है, प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है, अंधेरे में अभिक्रिया नहीं करता है। तो ये सब कारण था जिसपे दर क्या होता है, प्रभावित होता है। 2 नंबर के लिए आपको पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप याद रखिएगा 3, सांद्रता, तापमान और उत्प्रेरक। 3 भी लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। और उत्प्रेरक बढ़ा भी देता है, घटा देता है। तापमान बढ़ाने से दर बढ़ता है, घटाने पर घटता है। और सांद्रता बढ़ाने पर दर बढ़ेगा और घटेगा अगर सांद्रता घटाते हैं तो। अभी और भी है, इंटरेस्टेड चैप्टर है, आप लोग इसको शुरू से पढ़ा रहे हैं तो बढ़िया से इसको नोट डाउन करते चलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसमें दर नियम क्या होता है, आणविकता किसे कहते हैं, कोटि किसे कहते हैं, ठीक है। और साधारण अभिक्रिया, इसमें और 2 प्रकार का अभिक्रिया पढ़ाएंगे, ठीक है, जटिल अभिक्रिया और सरल अभिक्रिया। तो नेक्स्ट क्लास में अब मिलते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी हो, समझ में नहीं आता हो कोई भी वीडियो में, मेरे वीडियो में, तो आप उसे नीचे कमेंट करेंगे, ठीक है, कि ये एक बार और समझा दीजिए, या कुछ भी सवाल वगैरह होगा तो उसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।